यार साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग मतलब क्या कहानी लाते हो यार, सुपर। तो आज हम एक ऐसी ही शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका जानदार क्लाइमेक्स मूवी को मजा आ गया वाली श्रेणी में रख देता है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि कोविड लॉकडाउन चल रहा है और कार्तिका टाइम पास करने के लिए अपनी सहेली प्रिया से बुक मांगती है। दरअसल प्रिया के भाई की बुक की लाइब्रेरी है और फिर हम देखते हैं कि प्रिया का भाई कार्तिका को लेकर बुक लाइब्रेरी में आता है और प्रिया का भाई कार्तिका को कहता है कि तुम्हें जितनी भी बुक चाहिए लाइब्रेरी से ले लो। और इतनी सारी बुक देखकर कार्तिका थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी बुक लूं और कौन सी नहीं, पर वो खुश भी है क्योंकि इतनी बुक पढ़ते पढ़ते तो लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। उसके दिमाग में ऐसे विचार चल रहे होते हैं। इतने में उसकी नजर एक लगभग 100 साल पुरानी एक अजीब सी बुक पर पड़ती है। उसका दिल कहता है कि सबसे पहले इस बुक को पढ़ना चाहिए और वह उसी बुक को पढ़ने के लिए ले लेती है। इसके बाद वो बुक को खोलती है तो इंडेक्स पेज देखकर उसे पता चलता है कि इस बुक में 5 कहानियां हैं और वह पहली कहानी पढ़ने के लिए पन्ना पलटती है। पहली कहानी में लॉकडाउन चल रहा है। मीरा नाम की एक लड़की को उसके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है, जिस कारण वह सीढ़ियों पर बैठकर रो रही है। तभी शक्ति नाम का एक लड़का आता है और उससे कहता है तुम परेशान मत हो, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मेरे घर में 2 बेडरूम है। सिचुएशन से घिरी हुई मीरा शक्ति के घर रहने चली जाती है क्योंकि मीरा को पता है कि लॉकडाउन में कोई भी उसे अपने घर पर नहीं रखेगा और ना ही इतनी जल्दी रेंट पर कोई घर मिलेगा। अगले दिन मीरा को खबर मिलती है कि उसके लैंडलॉर्ड की डेथ हो गई है। खबर मिलते ही मीरा को फिर से एक बार एहसास होने लगता है कि उसकी शक्तियों की वजह से ही लैंडलॉर्ड की मौत हुई है और वह अपनी इस पावर के बारे में शक्ति से शेयर करती है। मीरा कहती है कि उसके अंदर एक अजीब सी पावर है, वह जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। यह सुनकर शक्ति उस पर हंसता है। इतने में फूड डिलीवरी वाला आ जाता है और उसके जाने के बाद मीरा शक्ति से कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मुझ में अजीब शक्तियां हैं, चलो मैं दिखाती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि फूड डिलीवरी वाला बाइक स्टार्ट कर रहा है पर उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। मीरा शक्ति से कहती है वो देखो उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। शक्ति कहता है तो इसमें क्या बात है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होगी। मीरा कहती है नहीं, बाइक में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा है कि बाइक स्टार्ट ना हो इसलिए बाइक का ये हाल है, पर अब मुझे इस फूड डिलीवरी वाले पर तरस आ रहा है। और मीरा कहती है बाइक चालू हो जाए और हम देखते हैं कि फूड डिलीवरी वाले की बाइक स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर शक्ति हैरान हो जाता है। खैर आधी रात का वक्त है और मीरा को शक्ति के बेडरूम से कुछ अजीब अजीब सी आवाज आती हुई सुनाई देती है। वह शक्ति के बेडरूम की तरफ जाती है और अंदर का नजारा देखकर बुरी तरह से डर जाती है। अंदर शक्ति किसी लड़की की डेड बॉडी को काट काट कर एक बड़े बैग में भर रहा है। यह देखकर मीरा बुरी तरह से डर जाती है और इस घर से निकलने की तैयारी करने लगती है, पर शक्ति मीरा के इरादे को भांप लेता है और वह मीरा के हाथ पैर बांधकर अपने घर के कमरे में कैद कर लेता है। तभी उसी समय शक्ति के फोन पर उसके दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है। शक्ति बताता है कि अब तक 3 लड़कियों का रेप कर चुका हूं और उन्हें मार दिया है, अब चौथी लड़की की बारी है। और फिर अपने दोस्त के कहने पर शक्ति मीरा की फोटो को उसके पास सेंड करता है। फोटो मिलते ही शक्ति का दोस्त मीरा को फेसबुक की प्रोफाइल पर चेक करने लगता है और प्रोफाइल देखकर शक्ति के दोस्त के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो शक्ति को बताता है कि जिस लड़की को तूने बांध कर रखा है वो लड़की तो बहुत पहले मर चुकी है। इतना सुनते ही शक्ति हैरान हो जाता है और वह दौड़कर कमरे में जाता है जहां उसने मीरा को बांध कर रखा है। कमरे के अंदर पहुंचते ही शक्ति बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि यहां कमरे में कोई भी नहीं है, मीरा गायब है। और तभी हम देखते हैं कि शक्ति के पीछे मीरा की आत्मा खड़ी है और वह शक्ति पर हमला बोल देती है। पहली कहानी खत्म और कहानी पढ़ने के बाद कार्तिका को थोड़ा डर महसूस होने लगता है, पर वह इस डर को इग्नोर कर देती है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये किताब तो 100 साल पहले लिखी गई है, तो लिखने वाले को कैसे पता कि 100 साल बाद ठीक उसी टाइम फ्रेम में लॉकडाउन लगेगा। कार्तिका की इसी कश्मकश के बीच वह दूसरी कहानी पढ़ने लगती है। ये कहानी भी लॉकडाउन के बीच ही चल रही है। यहाँ एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक फेमस यूट्यूबर है। वह लॉकडाउन के दौरान लोगों की जिंदगियां कैसे कट रही हैं इस बारे में लोगों का इंटरव्यू लिया करता है। कुछ इसी सिलसिले में वह लड़का पहुंचता है
एक लड़की के घर। वह लड़का उस लड़की से इंटरव्यू लेने की बात करता है। लड़की उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। घर के अंदर पहुंचकर उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि यहाँ इस लड़की ने कई लड़कों को कैद करके रखा हुआ है और सभी की उंगलियां भी कटी हुई हैं। फिर वह लड़की इस यूट्यूबर लड़के को भी बांधकर उसकी उंगलियां काट देती है। अब हमें यह पता चलता है कि ये सभी लड़के उस लड़की के घर किसी न किसी काम से आए थे, जैसे कोई दूध देने आया था तो कोई न्यूज़पेपर देने, वगैरह वगैरह। इतना पढ़ते ही अब कार्तिका को अपने आसपास कुछ अजीब सी भूतिया हरकतों का एहसास होने लगता है, पर वह खुद को समझाती है कि ये सब उसके मन का वहम है, क्योंकि ऐसी कहानियां पढ़ने के बाद उल्टे सीधे विचार मन में आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर वह अपनी दोस्त प्रिया को फोन लगाती है और कहती है, प्रिया तुम अपने भाई से पूछो कि इस बुक को लिखा किसने है, इसका राइटर कौन है और ये बुक तुम्हारे भाई ने कहां से लाकर लाइब्रेरी में रखी थी। इसके बाद कार्तिका तीसरी कहानी पढ़ने लगती है। कहानी में दिखाया जाता है कि जैकब नाम का एक फिल्म डायरेक्टर मनीषा नाम की एक न्यू कमर सिंगर को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर सिद्धार्थ के पास आता है। सिद्धार्थ मनीषा को एक धुन पर गाना गाने के लिए बोलता है। मनीषा रिकॉर्डिंग रूम में जाती है, वह गाना शुरू करती है और म्यूजिक डायरेक्टर सिद्धार्थ उसे कट बोलता है। वह बार बार गाती है और हर बार सिद्धार्थ कट बोलकर गाना रोक देता है। दरअसल सिद्धार्थ को मनीषा के गाने के साथ साथ कुछ और आवाजें सुनाई दे रही हैं। जब सिद्धार्थ मनीषा से कहता है कि जब भी तुम गाती हो तो तुम्हारे साथ किसी और की भी आवाज आ रही है, मनीषा कहती है कि शायद आपको मेरे साथ गाना रिकॉर्ड नहीं करना है, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूं, पर आप इस तरह की बातें मत करें। और इतना कहकर मनीषा यहां से जाने लगती है। तभी लाइट चली जाती है। मनीषा दरवाजा खोलती है, पर अंधेरे की वजह से शायद दरवाजा दिख नहीं रहा है। सिद्धार्थ कैंडल लेने के लिए अंदर जाता है। तभी वहां पर मनीषा और डायरेक्टर जैकब को लाल साड़ी में एक लड़की हाथ में लालटेन लिए हुए रोते हुए नजर आती है। मनीषा और जैकब उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वह लड़की बोलती है, मैं यहीं रहती हूँ और अपने पति और बच्चे के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, पर लगता है मेरी ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी। इतने में सिद्धार्थ आ जाता है। जैकब उससे पूछता है कि ये औरत कौन है और तुमने इसे परेशान क्यों कर रखा है। सिद्धार्थ कहता है, तुम किस औरत की बात कर रहे हो। जैकब पीछे मुड़कर देखता है तो वह लाल साड़ी वाली औरत यहाँ नहीं होती है। मनीषा कहती है कि ये औरत जरूर सिद्धार्थ के डर से यहाँ से भाग गई होगी और वो इसकी बीवी ही है। कौन रहना चाहेगा इस पागल के साथ। एक आवाज में इसको दो दो आवाजें सुनाई देती हैं और इतना कहकर मनीषा बाथरूम के लिए जाती है। बाथरूम में मनीषा देखती है कि वही औरत दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है और वह रो रही है। मनीषा उसके कंधे पर हाथ रखने जा रही है, तभी वह पलटकर जोर से चिल्लाती है। मनीषा डर कर वहां से भागती है और बाहर आकर सिद्धार्थ और जैकब को सारी बातें बताती है। मनीषा की बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और दोनों बाथरूम के अंदर जाते हैं। अब वहां उन्हें कोई नहीं दिखता है। बाथरूम से बाहर निकलते ही कमरे में उन्हें कई आत्माएं दिखने लगती हैं। जैकब और मनीषा बुरी तरह से डर जाते हैं और यहां से भागते हैं। अगले दिन जैकब को इंटरनेट पर सर्च करते हुए एक न्यूज मिलती है। जैकब को पता चलता है कि कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में 5 लोग मारे गए थे और उस एक्सीडेंट में सिद्धार्थ की भी मौत हो गई थी। जैकब शॉक्ड हो जाता है। डर के मारे जैकब पसीने से तरबतर हो रहा है। उसे ये समझते देर न लगी कि कल जो भी लोग उसे रिकॉर्डिंग हाउस में मिले थे सबकी सब आत्माएं हैं। इतने में जैकब को पीछे से सिद्धार्थ की आवाज सुनाई देती है और वह पीछे मुड़ता है और तीसरी कहानी खत्म होती है। इस कहानी में लॉकडाउन का कहीं भी जिक्र नहीं है। कार्तिका इस कहानी को पढ़कर हंसती है क्योंकि कार्तिका को ये कहानी हॉरर नहीं फनी टाइप की लग रही है। पर हम देखते हैं तभी कार्तिका के सामने वही कहानी की लाल साड़ी वाली औरत प्रकट हो जाती है। कार्तिका डर जाती है और वह डरते हुए उससे पूछती है, आखिर तुम कौन हो, कहीं तुम वही कहानी वाली औरत तो नहीं हो। इतने में वो लाल साड़ी वाली औरत बहुत जोर से चिल्लाती है। कार्तिका डर कर पीछे गिर जाती है। अब कार्तिका देखती है कि वही पास में पहली कहानी की लड़की मीरा भी बैठी हुई है। कार्तिका को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। वह बहुत डरी हुई है। थोड़ी ही देर में सभी की सभी आत्माएं गायब हो जाती हैं। कार्तिका हिम्मत करते हुए कहानी के पात्रों के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और गूगल रिजल्ट देखकर हैरान हो जाती है। ये सभी कहानियां जैसे लिखी गई हैं
ठीक वैसी ही सच्ची घटनाएं हुई हैं। सवाल यह है कि 100 साल पहले लिखने वाले को टाइम फ्रेम के साथ कैसे पता हो सकता है कि ये सारी घटनाएं घटने वाली हैं। अब अगली कहानी के लिए कार्तिका की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है और वह चौथी कहानी को पढ़ना शुरू करती है। हम देखते हैं कि 2 दारूबाज आदमी लॉकडाउन की वजह से शराब न मिलने के कारण बहुत परेशान हैं, पर फिर भी वो किसी तरह से एक बंद बियर बार में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बहुत बड़ा बॉक्स दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शराब की बोतलें इस बॉक्स के अंदर हैं। वो शराब की बोतलें निकालने के लिए उस बॉक्स में हाथ डालने वाले हैं कि तभी उस बॉक्स से एक हाथ निकलता है और उन्हें पकड़ लेता है। दोनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। तभी कुछ हरे रंग की आकृतियां उन्हें घेर लेती हैं और फिर एक लड़की प्रकट होती है। दोनों दारूबाजों के होश उड़ जाते हैं। लड़की कहती है, मैं इस ग्रह से नहीं हूं, मैं एक एलियन हूं, पर हम इस ग्रह में अपने भोजन की तलाश में आते हैं और इस दारू की शॉप में हम इसलिए आए हैं क्योंकि जिस यीस्ट को हम खाते हैं वो सिर्फ इसी शराब में मिलता है, इसलिए तुम दोनों यहां से चले जाओ। दोनों दारूबाज उस लड़की से कहते हैं, गजब बात है, पूरी धरती पर तुम्हें इसी दारू खाने में आना था, कहीं और नहीं जा सकती थी। वे उस लड़की को समझाते हुए कहते हैं, देखो जैसे ये शराब तुम्हारे लिए भोजन है, उसी तरह हम भी इस शराब के बिना नहीं रह सकते। हमें सिर्फ 2 बोतलें दे दो, हमने बहुत दिन से शराब नहीं पी है। पर वह एलियन लड़की उन दोनों की बात नहीं मानती है और फिर हम देखते हैं कि वही लड़की कार्तिका के सामने प्रकट हो जाती है। कार्तिका कहती है, तुम तो वही कहानी वाली एलियन हो ना। अब कार्तिका मन ही मन सोच रही है कि इस किताब के सारे पात्र उसे असल में क्यों दिखाई दे रहे हैं। इतने में वह लड़की कार्तिका से बोलती है, लगता है तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अब जा रही हूं। और वह लड़की गायब हो जाती है। कार्तिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर अब वह सोचती है कि शायद अंतिम और 5वीं कहानी में उसके कुछ सवालों के जवाब मिल सके और कार्तिका 5वीं कहानी पढ़ना शुरू कर देती है। ये कहानी लगभग 100 साल पहले एक छोटे से गांव की है। इस गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे एक औरत का बच्चा गायब हो जाता है और एक आदमी की सुबह सुबह सर कटी लाश बरामद होती है। गांव का मुखिया इन घटनाओं से बहुत परेशान है। तभी उसे गांव का एक आदमी बताता है कि मुखिया जी, मैंने एक रात एक भयानक औरत को खेत में देखा था। वह खून से भीगी हुई थी और मांस के टुकड़े खा रही थी। मुखिया जी उस आदमी से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ये सब अफवाह है और अगर तुमने अफवाह फैलाई तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वामी नाम का एक आदमी अपनी भाभी काजल को बताता है कि भाभी, भैया घर आने वाले हैं। काजल बहुत खुश होती है और इसी खुशी में वह घर में पूजा का कार्यक्रम रखती है। इस पूजा में गांव का मुखिया भी आता है और काजल बातों ही बातों में मुखिया से कहती है, मेरे अंदर कुछ अजीब शक्तियां हैं मुखिया जी, मैं जो भी बोलती हूं वो हो जाता है। दोस्तों, अब काजल की ये जो बात है ना, आप याद करिए बुक की पहली कहानी मीरा की याद दिला रही है। मीरा ने भी कहा था कि उसके पास कुछ अजीब शक्तियां हैं। खैर, काजल की बात पर मुखिया यकीन नहीं करता है, तो काजल मुखिया को यकीन दिलाने के लिए एक पेपर पर लिखती है, संभल कर बैठिए मुखिया जी, बगल में रखा घड़ा टूटने वाला है। मुखिया पेपर पर लिखी इस बात को पढ़कर हंसने लगता है और इतने में मुखिया का हाथ घड़े पर लगता है और घड़ा टूट जाता है। ये देखकर मुखिया को बड़ा आश्चर्य होता है और वो काजल की तरफ ही देखने लगता है। इतने में खबर आती है कि काजल के पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है और इस घटना ने काजल की दुनिया उजाड़ कर रख दी। और कुछ दिनों बाद काजल के पति की वसीयत लेकर उसका वकील आता है और बताता है कि अब सारी दौलत और जमीन की मालकिन काजल है, क्योंकि उसके पति ने ऐसी ही वसीयत बनवाई है। इस पर मुखिया कहता है कि काजल, तुम इतनी दौलत का करोगी क्या? तुम अपनी बच्ची की परवरिश में ध्यान दो, ये दौलत मैं और तुम्हारा देवर मिलकर संभाल लेंगे। इस पर काजल कहती है, मुखिया जी, आप गांव की प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए तो बेहतर होगा। आपके होते हुए बच्चे गांव से गायब हो रहे हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। काजल का इस तरह से बोलना मुखिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह यहां से उठकर चला जाता है। तभी बाहर इस घर का नौकर मुखिया से मिलता है और कहता है, मुखिया जी, मुझे इस घर के अंदर बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लीजिए। मुखिया के पूछने पर नौकर बताता है कि एक रात मैंने देखा कि मालकिन कुत्ते का मांस खा रही थी और वह बहुत भयानक लग रही थी। नौकर की बात सुनकर मुखिया को उस आदमी
स्वामी की याद आ जाती है जिसने कहा था कि खेत में उसने एक औरत को देखा है। अब मुखिया को लगता है कि काजल जरूर कोई चुड़ैल है और इसी की वजह से गांव में अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। मुखिया सारी बात काजल के देवर स्वामी से बताता है और फिर स्वामी और मुखिया एक अघोरी को बुलाते हैं। वह अघोरी काजल को एक कमरे में बंद कर देता है और बताता है कि ये एक चुड़ैल है और अगर इसका जल्दी उपाय नहीं किया गया तो ये जो भी बोलेगी वैसा ही घटित होगा और गांव बर्बाद हो जाएगा। जो भी बोलेगी वैसा ही घटित होगा। ये सुनने के बाद मुखिया को याद आता है कि काजल ने भी ऐसा ही बोला था। मुखिया और स्वामी अघोरी से उपाय पूछते हैं तो अघोरी बताता है कि इस चुड़ैल की जीभ काट दो और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि गांव के बाहर मंदिर के पास काजल की जीभ काट दी जाती है। इसके बाद काजल को उसकी बेटी सहित गांव के बाहर मंदिर के पास ही एक झोपड़ी में रहने के लिए जगह दे दी जाती है। इसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि काजल का देवर स्वामी, उसका नौकर और वो अघोरी मिलकर मुखिया को मार देते हैं और यहाँ पर काजल के देवर स्वामी के असली चेहरे से नकाब उतरता है और पता चलता है कि काजल कोई चुड़ैल नहीं है। हाँ, काजल जो बोलती है वो सत्य हो जाता है। ऐसी शक्तियां जरूर उसके पास हैं और काजल के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना देवर स्वामी है। वह अपने नौकर, अघोरी और गांव के कई आदमियों को अपनी तरफ मिलाकर अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया और भाभी काजल को गांव से बाहर निकलवा दिया और ऐसा उसने सिर्फ अपने भाई की दौलत और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया। इसके बाद एक दिन काजल का देवर स्वामी काजल का रेप करने के इरादे से उसके पास पहुंचता है। उस वक्त तो काजल बगल में रखी हुई एक चाकू की मदद से खुद को बचा लेती है, पर उसे लगने लगता है कि अब आत्महत्या ही उसका अंतिम विकल्प है और वह अपनी बच्ची को लेकर कुएं में कूदने जा रही होती है। तब काजल की बच्ची उससे पूछती है, माँ आप ऐसा क्यों कर रही हो? बेचारी काजल, उसके पास तो जीभ भी नहीं है, वह बोल भी नहीं सकती। अपनी बच्ची से वो क्या बोले? बस वह अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और फिर वह अपनी बेटी सहित कुएं में कूदने वाली ही होती है कि तभी गांव वालों को लेकर उसका देवर स्वामी आ जाता है और कहता है कि मैं तो जानता था कि ये चुड़ैल जब कुछ नहीं मिलेगा तो अपनी ही बच्ची की बलि चढ़ा देगी। इतना बोलकर स्वामी अपनी भतीजी को अपने पास खींच लेता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरे गांव वाले काजल पर पत्थर मार रहे हैं, पर जब उसकी अपनी बेटी ने उस पर पत्थर मारा तो वो रोते हुए बेचारी काजल अपना दम तोड़ देती है। उसकी बेटी ने पत्थर इसलिए मारा क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी माँ उसे मार देना चाहती थी, तभी वह उससे माफी मांग रही थी और स्वामी ने भी उसके कान भर दिए थे। काजल की मृत्यु के बाद काजल की आत्मा स्वामी, अघोरी और उस नौकर को मार देती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कार्तिका की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। वह काजल के दर्द को महसूस कर रही है। उसे लगता है कि यह घटना काजल नहीं बल्कि उसके साथ हुई थी। तभी उसकी सहेली प्रिया आती है। वह कार्तिका को इस बुक का आखिरी पेज देती है क्योंकि कार्तिका ने प्रिया को कहा था कि इस बुक को लिखा किसने है, वह जानना चाहती है। यह आखिरी पेज प्रिया को प्रिया के भाई ने दिया जिसकी यह बुक लाइब्रेरी है और यहां से कहानी का दिमाग घुमा देने वाला क्लाइमैक्स शुरू होता है। इस बुक के आखिरी पेज में राइटर के सिग्नेचर हैं जो हूबहू कार्तिका के सिग्नेचर जैसे ही हैं और यहां पता चलता है कि आज के 100 साल पहले ये बुक किसी और ने नहीं बल्कि कार्तिका ने ही लिखी थी और कार्तिका ही 100 साल पहले काजल थी क्योंकि काजल अपनी शक्तियों का टेस्ट करना चाहती थी। क्या वाकई में हर बार उसका बोला हुआ सत्य हो जाएगा? इसलिए उसने टेस्ट करने के लिए कुछ कहानियां अलग अलग कालखंड में लिखी जो समय के साथ सत्य हुई। उसने इस किताब में यह भी लिखा था कि वह इस किताब को अपने अगले जन्म में पढ़ पाएगी, इसलिए कार्तिका इस जन्म में उस किताब को पढ़ पा रही है। यह जानकर कार्तिका हैरान तो हो रही है पर वह एक बार आखिरी टेस्ट करना चाहती है। क्या वही पिछले जन्म में काजल थी और इस जन्म में कार्तिका है? इसलिए अब उसने लिखा, अगर मैं ही काजल हूं तो आज रात सैंटा क्लॉज मुझ पर हमला करेगा। इसके बाद दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। डोर नॉक की आवाज सुनकर कार्तिका डर जाती है। दरवाजा खुलता है और सामने प्रिया का भाई खड़ा होता है। दरअसल वह प्रिया को लेने आया है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं पीछे मुड़ते ही कार्तिका के सामने एक सैंटा क्लॉज कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होता है जिसे देखकर कार्तिका बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद टू बी कॉन्टिन्यूड लिखा रहता है। इसका मतलब इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो दोस्तों, आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और क्या आप भी मेरी तरह इस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं? मैं तो फिलहाल कर रहा हूं और आते ही सबसे पहले मेरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। थैंक यू।